हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन के द्वारा पॉलिटी या राज व्यवस्था जिसको हम कहेंगे, हमारे डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो पॉलिटी या राज व्यवस्था से क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो उसी विषय को हम आरंभ करने जा रहे हैं। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को प्यारे बच्चों आरंभ करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, कोई भी वनडे एग्जाम आप अगर देते हो, कोई भी प्यारे बच्चों वनडे एग्जाम अगर आप देते हो जिसके अंदर आपका जो आपके स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, यानी किसी भी राज्य के सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, वहां तक यानी ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर के प्यारे बच्चों और स्टेट पीएससी का जो एग्जाम आपका होता है वहां तक कोई भी आप वनडे एग्जाम अगर देते हो तो उन सभी के लिए ये कंटेंट जो होगा ये मोर देन सफिशिएंट प्यारे बच्चों आपका होगा। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों के मन में इस प्रकार का एक सस्पेंस पैदा हो कि सर क्या ग्रुप डी और आप कह रहे हो स्टेट पीएससी के एग्जाम का सिलेबस क्या सेम होता है। सर देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो ना, प्रत्येक टॉपिक से ग्रुप डी के अंदर भी और आपके स्टेट पीएससी तक, इसके अंदर सारे एग्जाम आ गए आपके, जितने भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं सारे के सारे, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया आपका प्यारे बच्चों, स्टेनो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के अंदर जो भी आपके जीएस के किसी भी विषय का सब्जेक्ट आता है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक ही पढ़ना पड़ेगा आपको। अदरवाइज प्यारे बच्चों जो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, देखिए ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर भी कुछ 5 क्वेश्चन के आसपास पर इस सत्र के आते हैं प्यारे बच्चों, जो आप सिर्फ है ना फैक्चुअल चीज़ें करने से नहीं समझ सकते हो। तो अगर आपको बिल्कुल टॉप बच्चों के अंदर आना है, आपको कट ऑफ को पार करना है प्यारे बच्चों, तो आपको कंप्लीट ही सिलेबस सीखना पड़ेगा। मेन चीज़ों के रट्टे मारने के लिए तो फिर आपके पास बुक्स हैं, फिर आपको मेरी नीड या मेरी आवश्यकता क्या पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल कंप्लीटली हम पॉलिटी या राज व्यवस्था को इस सेशन के अंदर करेंगे प्यारे बच्चों। जो भी आपका एग्जाम होता है, प्रत्येक एग्जाम आपको क्वालिफाई होगा। और वैसे जो बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है या जिन बच्चों ने पहले प्रिपरेशन करी है, वो बच्चे तो अच्छी प्रकार से इतना जानते होंगे कि आज के समय पर एग्जाम्स का स्तर क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम का लेवल क्या है। तो आपको गूगल पे ज़्यादा ना घूमना पड़े, इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी कंटेंट आपके एग्जाम से रेलिवेंट है वो शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको हमारे इस सेशन के अंदर ही प्यारे बच्चों करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। सो सर, मैंने आपको बताया कि पॉलिटी या राज व्यवस्था प्यारे बच्चों, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान आप शब्द सुनते हो और एक पॉलिटी राज व्यवस्था आप सुनते हो। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय का नाम है, और पॉलिटी राज व्यवस्था का मतलब है किसी भी देश के अंदर जो शासन की व्यवस्था है उसके बारे में आपको पढ़ना। अब हमारे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस की बजाय पॉलिटी ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों, यानी पॉलिटिकल साइंस तो एक विषय ऐसा हो गया जो क्या बड़े स्तर पर कॉलेज के अंदर मास्टर्स करो, ग्रेजुएशन करो आप इस सब्जेक्ट से, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आपको एक अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पॉलिटी राज व्यवस्था की तरह से आपको मैं यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाऊँगा ताकि एग्ज़ाम जो हमारा होगा वो एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही बड़ा, एक वाइड क्षेत्र के अंदर फैला हुआ विषय है प्यारे बच्चों, जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन पॉलिटी या राज व्यवस्था जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स का सिलेबस है उसका एक अंत है, उसका एक अंत है आपके पढ़ने का, कि आप उसको पढ़ करके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस, जो भी कंसेप्ट्स आपके उपयोग होते हैं उनको कर सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं सर पॉलिटी या राज व्यवस्था के अंदर। आज का जो हमारा विषय रहेगा, देखिए पॉलिटी या राज व्यवस्था की शुरुआत जो है वो एक्चुअल में हमारे इतिहास से ही होती है। और अधिकतर आप देखना कि जो हिस्ट्री या इतिहास अच्छा जानते हैं उनकी पॉलिटी भी अच्छी होती है, राज व्यवस्था भी अच्छी होती है, क्योंकि एक प्रकार से इतिहास से जुड़ा हुआ विषय ही होता है। आज़ादी से पहले जितनी घटनाएं घटित हुई मोस्टली आप उन सबको पढ़ते हो इतिहास के अंदर, उसको आप इतिहास कहते हो। और आज़ादी के बाद जो चीज़ें हमारे शासन से संबंधित, हमारी गवर्नमेंट से संबंधित जितनी घटनाएं, जितने फिनोमिनन्स हुए हैं, उन सबको हम मोस्टली क्या करते हैं सर, उनको हम राजनीतिक विज्ञान या आपकी राज व्यवस्था या पॉलिटी के रूप में उनको एक सब्जेक्ट, अलग से एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। अब अगर आपको पॉलिटी समझना है तो पॉलिटी समझने की शुरुआत आपकी इतिहास जहाँ पे समाप्त हुआ था, इतिहास जहाँ पर आपका संपूर्ण हुआ था प्यारे बच्चों, वहीं से होगी।
तो मैं भी आपको वहीं से शुरुआत करके फिर पॉलिटी के अंदर एंटर करा करके, यानी इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू, कुछ इम्पोर्टेंट आपके एक एरा, एक समय को हम पढ़ेंगे जो हमारी पॉलिटिकल साइंस जो है, राजनीतिक विज्ञान जो है, या राजनीति जो है, या राज व्यवस्था जो है, उसका आधार बनाएगा। और वहाँ से होते हुए फिर अपनी राज व्यवस्था के अंदर हम आएंगे आज जो देश के अंदर है। तो पहला चैप्टर हमारा होगा प्यारे बच्चों इस राज व्यवस्था अपनी पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसको हम बोलेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको कहा जाएगा प्यारे बच्चों भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास इसको कहा जाएगा सर, भारत का संवैधानिक विकास प्यारे बच्चों इसको हम कहेंगे सर। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा पॉलिटी या राज व्यवस्था के अंदर सर हमारा। देखिए प्यारे बच्चों, पॉलिटी इज नथिंग ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। राज व्यवस्था जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो भी आप पढ़ोगे आप अपने देश का संविधान पढ़ोगे, क्योंकि संविधान जो है, संविधान एक लिखित दस्तावेज हमारे पास, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर जो राज करने की व्यवस्था है, हमारे देश की जो राज करने की व्यवस्था है वो बनी हुई है। तो जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे जैसे आप संविधान को पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि हमारे देश के अंदर व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो संविधान के अंदर है वही देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वही देश के अंदर अप्लाई हो रहा है। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो सर कि संविधान का प्रैक्टिकल फॉर्म हमारी राज व्यवस्था है। तो आपके इस विषय के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर 90% जो चीज़ें होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। इसके अलावा 10% इससे रेलिवेंट अलग चीज़ें भी हैं जो आपको सीखनी है। तो आज हम शुरू करते हैं कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो सर संविधान है, इसका विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हमारे आज का विषय होगा। शुरुआत से लेकर के जहाँ से संविधान बनने की नींव हमारी पड़ी थी सर, जहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, और आज संविधान हमारा जब बन करके तैयार हो गया और आज जैसा शासन उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, क्या मेरिट्स क्या डीमेरिट्स हैं, उस सब के बारे में सब पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं सर हमारे इस विषय, इस अध्याय, इस पहले चैप्टर को, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, या आप कह सकते हो भारत का संवैधानिक विकास जिसको हम कहेंगे सर। भारत का संवैधानिक विकास यानी भारत के संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। बाईलैंग्वेज प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा। बाईलैंग्वेज मैं आपको समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और जो कंसेप्ट्स हमारे इस सेशन के अंदर, जो भी कंसेप्ट, जो भी चीज़ें लिखने की होंगी वो आपको लिखने की नीड नहीं है, आप क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। लिखने की चीज़ें आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है SDC क्लासेज नाम से, उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्यारे बच्चों आपको लिखने वाली सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। क्लास देखने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप SDC क्लासेज के ऊपर से आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ से लिखा है डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास का। अदरवाइज अगर आप SDC क्लासेज एप्लीकेशन के किसी बैच के अंदर आप एनरोल हैं, अगर किसी बैच में आपका एडमिशन है तो उस बैच के अंदर ही आपको लिखा है कंटेंट ये अवेलेबल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके सर। तो अभी हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के और शुरू करते हैं सर हमारे कंसेप्ट, हमारे टॉपिक्स को पढ़ना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। और फर्स्ट टॉपिक का नाम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। इस चैप्टर को हमारे द्वारा आरंभ किया जा रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, इस संविधान के विकास जानने से पहले मुझे लगता है कि एक बार मुझे स्पष्ट शब्दों में आपको बता देना चाहिए कि सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सर हमारा संविधान क्या चीज़ है।
बार बार हम जिस शब्द का उपयोग कर रहे हैं सर, जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द, वो टर्म हमारी एक्चुअली में क्या मायने रखती है सर, होता क्या है वो, जिसके विकास के बारे में आप पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का सर लिखित दस्तावेज है। एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है सर, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है सर, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जो भारत की गवर्नमेंट, जो भारत की सरकार है, वो भारत के ऊपर क्या करती है सर, भारत के ऊपर शासन करती है। यानी अपनी गवर्नमेंट चलाती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है सर, भारत के ऊपर अपना शासन चलाती है। ठीक है, यानी एक ऐसे रिटन लॉज, लिखे हुए कुछ ऐसे नियम है प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ लिखे हुए नियम हैं, यानी नियमों से बना हुआ एक दस्तावेज है, एक कॉपी है, एक नोटबुक है, जिसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। और उन्हीं नियमों के अंतर्गत हमारे देश की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, हमारे देश के ऊपर शासन करती है। या दूसरे शब्दों में आप और थोड़ा सा मैं अगर आपको विस्तार से बताऊं, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान क्या चीज़ है प्यारे बच्चों, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है सर, एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है कि जिसके अनुसार देखिए, कोई भी देश जो है उसके अंदर उसके देश के अंदर अगर शासन करना है गवर्नमेंट को, तो 3 चीज़ें होती हैं, 3 भाग होते हैं। किसी भी देश की जो व्यवस्था है, शासन करने का जो व्यवस्था, उसके 3 आपके भाग होते हैं। एक होता है सर जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका, एक बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्यपालिका। किसी भी देश के शासन के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, या एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जिसमें पुलिस प्रशासन वगैरह आते हैं। एक होता है सर आपका लेजिस्लेचर प्यारे बच्चों, जिसको आप कह सकते हो, या इसको हिंदी में हम सर सिंपल शब्दों में कह सकते हैं विधायिका, जिसको आप कह सकते हैं जो विधान या नियम कानून बनाती है। तीसरा एक होता है सर हमारा जुडिशियरी, जिसको आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, या सर न्यायपालिका हम जिसको कह सकते हैं, न्यायपालिका। ठीक है, जो किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाती है। किसी भी देश के शासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि इन तीनों की शक्तियां क्या हैं, या इन तीनों को किसी भी देश के ऊपर शासन किस प्रकार से करना है। यानी मैंने फिर से सुनिए, मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि जो तीनों संस्थाएं हैं हमारी, ये तीनों संस्थाएं जो हैं, इनकी स्थापना कैसे करनी है, और उन तीनों संस्थाओं को, तीनों भागों को भारत देश के अंदर क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं सर, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का मतलब होता है कि इन तीनों संस्थाओं के, तीनों भागों की स्थापना कैसे करनी है, यानी कि जो हमें बताता है कि इन तीनों की स्थापना कैसे करनी है, और इन तीनों की शक्तियां क्या क्या हैं, तीनों की पावर्स क्या क्या हैं। इन सब की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, इनकी स्थापना करने के तरीके हैं, वो डिसाइड करने वाला जो डॉक्यूमेंट है, जो नोटबुक है, उसी को हम कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहा जाता है उसको। तो संविधान का मतलब है सर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, इन तीनों की स्थापना कैसे करनी है और इनकी पावर्स क्या क्या है। वैसे आप जानते हो एग्जीक्यूटिव का मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब, जुडिशियरी का मतलब। देखिए विधायिका जो होती है ना, लेजिस्लेचर आप जिसको कहते हैं, ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये नियम बनाता है देश के अंदर। अब नियम ऐसा नहीं कि इसका मन क्या वो नियम बना दिया। ऐसे तो आज जो भारत के अंदर सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी चाहे या उनका मंत्रिमंडल जो है, उनकी मिनिस्ट्री जो है, वो चाहे तो आज ही बोल दे कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर रहूँगा। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास भी 1000 गज से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के नाम कर दिए जाएंगे।
तो इस प्रकार के अपनी तरफ से नियम नहीं बना सकते हैं। जो नियम कानून बनाए जाते हैं ये लेजिस्लेचर जो नियम बनाएगी वो बनाएगी एक रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, उसी रिटन डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब विधायिका ने नियम बना दिए, उनको लागू करने के लिए, उनको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव की। अब कार्यपालिका या जो एग्जीक्यूटिव है प्यारे बच्चों, इसको वो नियम कानून लागू करवाने हैं लोगों से। आराम से करेंगे तो ठीक है, नहीं ज़बरदस्ती करवाने पड़ेंगे। तो अब ज़बरदस्ती नियम कानून लागू करवाएगी, लेकिन कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है इसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो लागू करवाने के लिए किसी व्यक्ति को मार ही डाले। इसको भी एक नियम कानून के दायरे के अंदर रह करके, कुछ नियमों के दायरे में रह करके वो नियम या लॉज जो हैं वो लागू करवाने हैं। तो वो जो लॉज, जो नियम कानून जो बताते हैं कि आपका दायरा क्या है, उसी रिटन डॉक्यूमेंट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुडिशियरी जो न्यायपालिका है प्यारे बच्चों, न्यायपालिका को अगर किसी प्रकार से जो हमारे लेजिस्लेचर ने कोई नियम बना दिया, क्योंकि विधान, विधि, लॉ हमारे देश के लिए यही बनाती है और एग्जीक्यूटिव जो है लागू करती है। अगर इन दोनों ने कोई गलती करी है या फिर किसी व्यक्ति को लगता है कि इन दोनों ने जो नियम बनाए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है या हमारे साथ गलत हो रहा है, तो फिर उसका फैसला करने के लिए एक जुडिशियरी की स्थापना करी गई है। और ये जुडिशरी भी अपना काम जो करेगी, ये भी अपना काम करेगी प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अकॉर्डिंग। तो यानी कि आप समझ गए कि सर किसी भी देश का प्रशासन 3 चीज़ों से चलता है और वो तीनों चीज़ें कैसे स्थापित करनी है, कैसे उनका स्टेबलाइजमेंट करना है, वो डिपेंड करता है हमारे एक रिटन डॉक्यूमेंट पे जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों संविधान क्या है आप समझ गए होंगे। संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म हमारी जो ये देश के अंदर जो शासन हो रहा है वो होता है, वो चलता है उसी के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है सर, वो किसी भी देश की नीतियों के बारे में, किसी भी देश की नीतियों के बारे में, उनके सोच विचार के बारे में, या साधारण शब्दों में आप ऐसा कह सकते हो कि सर किसी भी कंट्री के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब की झलक होता है ये। क्योंकि कोई भी कंट्री है, पास्ट में जो किया वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, अभी जो कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, भविष्य में वो क्या करेंगे इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सभी प्रकार के समय जो हैं उसमें कोई भी कंट्री, कोई भी देश के अंदर शासन व्यवस्था कैसी होगी, उन सभी को निर्धारित करने वाला एक फैक्टर होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, उसको प्यारे बच्चों कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ संविधान आपको समझ में आ गया होगा। है क्या? एक रिटन डॉक्यूमेंट है सर, जिसके अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है। इसलिए मैंने आपको पहले क्लास के शुरुआत में मैंने कहा था कि हम इस सेशन के अंदर जो पढ़ेंगे 90% इस विषय के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो बचेगा क्या, इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है हमारे देश के अंदर। या प्रत्येक देश का अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग बात है कि सर किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग कहता है, किसी देश का कुछ कहता है। हो सकता है किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन, किसी देश का संविधान ये भी कहता हो कि भाई हमारे देश में एक राजा होना चाहिए और राजा के अलावा कोई नहीं होना चाहिए जो अच्छे निर्णय ले सके। हो सकता है किसी कंट्री का हो, लेकिन भारत के अंदर जनरली संविधान जो है वो उस प्रकार का नहीं है। तो भारत के अंदर कैसा है आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन आगे पढ़ने से पहले हमें जानना है कि सर इसका डेवलपमेंट, इसका विकास कैसे हुआ। देखिए प्यारे बच्चों, एक समय था जब भारत के अंदर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, सुल्तानों ने शासन किया भारत के अंदर, विदेशियों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया या उन्होंने अपने अधीन अधिग्रहित कर लिया बहुत बड़े क्षेत्र को। एक समय था वो भी। फिर एक ऐसा समय आया जब दूसरे देशवासियों ने भारत के ऊपर शासन किया, जैसे अंग्रेज़ों के बारे में आप जानते हो। अंग्रेज़ों के अलावा भी भारत के छोटे छोटे कई हिस्से दूसरे थे उनके ऊपर, जैसे पुर्तगालियों ने भी शासन किया, डच आए, नीदरलैंड से आए, बहुत सारे अलग अलग कंट्री से आए, फ्रेंच लोग भी काफ़ी समय तक रहे थे। तो उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों पे एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शासन किया वो ब्रिटिश लोगों ने किया। ब्रिटेन कंट्री के जो निवासी थे उन्होंने भारत के ऊपर एक लंबे समय तक शासन किया, इसलिए ज़्यादातर हम ऐसा कहते हैं कि ब्रिटेन के अंडर में भारत रहा था एक लंबे समय के लिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, उसका इस बात से क्या संबंध है। उसका संबंध इस बात से ये है प्यारे बच्चों कि देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में या भारत के ऊपर जो ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने भारत पे शासन किया, तो शासन के दौरान उन्होंने भी भारत में उन्होंने अपने शासन को आसान बनाने के लिए भारत के ऊपर जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया, भारत के ऊपर जो शासन किया, उन्होंने अपने शासन को आसान बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया, कुछ बहुत सारे नियम कानून बनाए, बहुत सारे नियम कानून बनाए।
और वो जो नियम कानून बनाए ना, एक प्रकार से वो भारतीय संविधान की सीढ़ी, भारतीय संविधान के लिए अगला कदम साबित होते गए। यानी मान लीजिए कोई नियम बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर और लागू कर दिया, अब भारत के लोगों को उस नियम, उस लॉ के अंदर रहने की आदत पड़ गई और वो नियम हमेशा के लिए कायम हो गया। फिर कोई और नियम बना दिया। इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर शासन आसान बनाने के लिए नियम पे नियम बनाती गई और एक समय आ गया कि उन्हीं नियमों को इकट्ठा करके और कुछ और नए नियम जोड़ करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन या हमने अपना संविधान बना लिया प्यारे बच्चों। तो हमारा संविधान जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास करने का जो श्रेय है या उसको विकास जो किया गया है वो सिर्फ एकदम से नहीं हुआ। एक लंबे समय से जो नियम कानून बनते आ रहे थे उन्हीं का कलेक्शन है और कुछ और नए नियम भी हमने जोड़े गए हैं अपनी तरफ से, ताकि हमारे देश पर शासन करना हमें आसान कैसा हो या लोगों के लिए अच्छा कैसे हो। तो भारतीय संविधान का विकास जो है, मैंने कहा, लंबे वर्षों से चले आ रहे नियम कानूनों का एक प्रकार से संग्रह है। तो अब भारतीय संविधान को अगर आपने प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से पढ़ना है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपको जो लंबे समय से नियम कानून बनते आए थे, जो एक्ट या जो अधिनियम लंबे समय से बनते आए थे, आपको उन सारे एक्ट या अधिनियमों को भी प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं अधिनियमों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर इम्प्लीमेंट किए थे, भारत के ऊपर अप्लाई किए थे, लागू किए थे, और जो हमारे भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनते चले गए प्यारे बच्चों। तो देखिए, जनरली भारत का जो संविधान का विकास हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेवलपमेंट हुआ प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से वो टू स्टेजेज वो 2 चरणों में हुआ है। 2 चरणों में हुआ है। भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो सर 2 चरणों में हुआ है। कौन कौन से सर? एक तो समय था 1773 टू 1953। एक ये समय था जब भारतीय संविधान का विकास हुआ, और एक समय था प्यारे बच्चों इसके जस्ट बाद 1958 से 1947। यानी ये वो समय है जब भारत किसके नियंत्रण में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था जब भारत। और ये वो समय है प्यारे बच्चों जब भारत ब्रिटिश क्राउन या आप इसको कह सकते हो ब्रिटिश ताज, या डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार के अधीन था भारत। इन दोनों ही समय पर भारत के अंदर बहुत सारे लॉ, बहुत सारे नियम, बहुत सारे अधिनियम भारत के ऊपर लागू हुए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे नियम बनकर आए और उनको लागू किया गया, और उन्हीं अधिनियम बनते बनते इकट्ठे होते गए। उन्हीं अधिनियमों से भारत का संविधान मिलकर के फिर बना। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि भारत का संविधान का विकास आपको पढ़ना है, तो आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग आपको पढ़नी है कि इस समय पर जो जो अधिनियम आए, भारत के अंदर जो जो नए नियम लागू हुए, और फिर आपको पढ़ना है कि इस समय पर जो भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो नए नए अधिनियम, जो एक्ट पारित किए गए, पास किए गए भारत के अंदर, उन सबको पढ़ना है। इन सबको पढ़ने के बाद आपको स्वयं ही ये पता लग जाएगा कि भारत का संविधान या संविधान कैसे बना या कैसे बनता है, या क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इन सब की वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर होता है प्यारे बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास वाला, ये चैप्टर सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन इसलिए मैं इसको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप 10 किताबों से पढ़ लो इस चैप्टर को, फिर भी आपके डाउट्स दूर नहीं होंगे। इवनली आप बहुत सारे जिन्होंने पॉलिटी के अच्छे जानकार हैं उनके पास भी जाओगे तो भी आपके डाउट्स इसके दूर नहीं होंगे। लेकिन आप सभी के लिए इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही सरल तरीका मैंने बना रखा है। उसी तरीके के अकॉर्डिंग मैं आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो इसको पेशेंस के साथ देखिएगा। जल्दी भागने के चक्कर में मत रहिएगा। जल्दी भागने के चक्कर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप आधी ही चीज़ों को अपने अंदर गेन कर पाओगे, और पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअली आपका आ जाता है, घुमा फिरा के आ गया, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी इस चैप्टर को करने में और समझने में। ठीक है, चलिए, सो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ आपके सामने जो है,
और फर्स्ट स्टेज जो हमारी है, पहला चरण हमारा जो है, वहाँ से हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर शासन कर रही थी, उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे एक्ट आए, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे अधिनियम भारत के ऊपर लागू हुए, शासन को, उनका जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको आसान बनाने के लिए। तो अभी हम वही पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज जो हमारी है, पहली स्टेज जो मैंने कहा प्यारे बच्चों आपकी, और समय कौन सा बताया मैंने आपको, 1773 टू 1853, इस समय के बीच 1773 से 1853, इस समय के बीच जो अधिनियम पारित हुए भारत के अंदर, पहले उन सभी को पढ़ते हैं कि उनका हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज भी क्या कोई असर है या क्या रोल है उनका। और इस समय पर भारत के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का शासन था। वो नियम जो लागू किए गए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे इंप्लीमेंट किए थे। बनके तो ये नियम कानून आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, बनके तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, लेकिन उन नियमों को लागू किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर। अब एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूं, वैसे सभी बच्चे जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या चीज़, बट फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारियों का संगठन था, एक व्यापारियों का ग्रुप था जो ब्रिटेन के अंदर बने थे व्यापारी। उन व्यापारियों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटेन की सरकार से कहा था कि भाई हमें भारत के अंदर ट्रेड करने की, व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई तुम ट्रेड करो, कुछ % हिस्सा हमारे में प्रॉफिट का आना चाहिए। उन्होंने कर दिया डन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास उन्होंने हाँ भरी थी कि इतने % हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे प्रॉफिट का दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, अनुमति दे दी भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। जब भारत के अंदर मुगल वंश था उस समय पर ये आए थे। मुगल वंश के बहुत सारे जो नालायक राजा थे, जो राजपाट करने में तो सक्षम नहीं थे, बाकी चीज़ों में सक्षम थे, तो उन्होंने ऐसे राजाओं को संपर्क किया और राजाओं ने इनको अनुमति दे दी और आने वाले संकट को वो राजा भांप नहीं पाए। तो अंग्रेज़ों को उन्होंने अनुमति दे दी, भारत के अंदर परमिशन दे दी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और ये जो व्यापारियों का संगठन था यही ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। और इनका ही संगठन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग भारत के अंदर आ गए थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजाओं से परमिशन लेके फैक्ट्री डाल ली, अब इन्होंने धीरे धीरे भारत के अंदर अपने हथियार लाने शुरू कर दिए थे। हथियार आने के बाद अब भारत के जो राजा थे वो मजबूर हो गए इनसे लड़ने के लिए, लड़ नहीं सकते थे। लड़ते तो भारत का ही कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकलता जो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता और भारत के राजा की हार हो जाती। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ने भारतीय राजाओं को बीट कर दिया। बीट करके अंतिम 2 युद्ध हुए थे जो निर्णायक युद्ध थे, जो बिल्कुल फाइनली अंग्रेज़ों के बीच और भारत के अंदर लड़े गए थे। इतिहास में आप पढ़ोगे उनको। एक 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, 1757 का प्लासी का युद्ध, और एक 1764 1764 का बक्सर बैटल जो थी, बक्सर का युद्ध था। वो 2 युद्ध ऐसे निर्णायक युद्ध थे कि उसके बाद अब अंग्रेज़ों को रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों युद्धों के अंदर अंग्रेज़ों की जीत हुई और जीत होने के बाद उन्होंने भारत के अंदर 1764 के आसपास हुई थी जीत। 1765 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया प्यारे बच्चों, इन्होंने फिर भारत के अंदर जो अंग्रेज़ आ गए उन्होंने इतनी लूट मचाई कि भारत के अंदर सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, सब कुछ लूटना शुरू कर दी इन्होंने। अब ये बात पता लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भाई जो तुमने व्यापारियों का संगठन भेजा था वो तो भारत में लूट मचा रहा है, लोग परेशान हो गए हैं उनसे, क्योंकि वहाँ पर उस समय भारत के अंदर पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने लेटर लिख करके पहुँचा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उनको पता लगा तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, जो काम करो एक तरीके से करो, और वो तरीके हम बताएंगे। तरीके मतलब नियम कानून से करो, वो नियम या एक्ट अधिनियम हम बनाएंगे। वही अधिनियम आपके बनने शुरू हुए थे ताकि उस लूट को रोका जा सके। और अब अधिनियम बन के तैयार हो गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी।
अब उसको उन्हीं नियम कानूनों के अनुसार काम करना पड़ता था जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी। और यही जो अधिनियम एक्ट जो हमारे बनकर आए थे भारत के अंदर, यही एक्ट आगे चल के इसी प्रकार से इकट्ठे होते गए और भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका निर्माण हुआ इनसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट जो आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं सर। फर्स्ट एक्ट जो हमारा आया था उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हिंदी में भी प्यारे बच्चों इसको रेगुलेटिंग अधिनियम ही कहा जाता है, रेगुलेटिंग अधिनियम ही कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट भी लिख सकते हो आप हिंदी में भी। ये कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आप इसको नाम देंगे। ठीक है सर, अब देखते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट में भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या क्या नए प्रावधान किए गए, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप याद रखें, पहली थिंग तो आप याद रखेंगे कि सर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन या शासन करने के लिए, भारत के अंदर शासन करने के लिए पहली बार लिखित दस्तावेज आया, पहली बार कोई रिटन डॉक्यूमेंट आया, सर। पहली बार भारत के ऊपर शासन करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर कुछ आपके लॉ थे जिसके अकॉर्डिंग इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों के ऊपर शासन करना था या ट्रेड या व्यापार करना था। ये जो सर एक्ट आया था, इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहला काम तो क्या किया गया? सबसे पहला काम किया गया सर कि भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल शुरू हो गया। पहला तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस समय से शुरू हुआ था, कौन से एक्ट से शुरू हुआ था? इसी एक्ट से शुरू हुआ था। कंपनी के जो अधिकार थे उनको नियंत्रित किया गया था, और कंपनी का मतलब भारत पे जो शासन करनी है जो बॉडी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यही वो एक्ट था प्यारे बच्चों, जिस एक्ट ने भारत के ऊपर कंपनी के शासन जो था उसको कंट्रोल किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल यहाँ से, या ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आप कह सकते हो, वो शुरू हुआ था इसी एक्ट के द्वारा सर। इस एक्ट के द्वारा क्या क्या गया प्यारे बच्चों? देखिए, उस समय पर 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय पर, बंगाल, बंबई और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थी सर, मैंने कहा प्रेसिडेंसी। अब आप कहोगे सर पहले तो ये बताओ ये प्रेसिडेंसी क्या है? तो एक प्रकार से आप इनको, है ना, हिंदी में भी वैसे प्रेसिडेंसी ही लिखा जाता है, पर एक प्रकार से प्रांत ही थे ये, ऐसा कह सकते हो आप। एक प्रकार से स्टेट के जैसे ही चीज़ थी। एक्चुअली प्रेसिडेंसी क्या थी? जैसे ब्रिटिश लोग भारत के अंदर आए, उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र पर पहले कैप्चर किया, छोटे से क्षेत्र को अपना अधिकार जमाया, उसके बाद वो क्षेत्र बढ़ाते गए और एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया उनका। अब उस क्षेत्र को उन्होंने प्रेसिडेंसी बोलते थे। जैसे भारत में स्टेट बोलते, राज्य बोलते, वैसे ही वो उसको प्रेसिडेंसी बोलते थे शुरुआत में। ऐसे ही एक दूसरी प्रेसिडेंसी बना ली उन्होंने, ऐसे तीसरी प्रेसिडेंसी बना ली। यानी ब्रिटिश लोगों के अंतर्गत जो क्षेत्र था उसको उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियों में, 3 प्रांतों में बांट दिया शुरुआत में आकर के।
एक बंगाल, एक बॉम्बे, एक मद्रास, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। कई बार बंगाल जो है, बंगाल जिसको आप कहते हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बोल देते हैं, क्योंकि कलकत्ता जो है वो बंगाल के अंदर ही एक क्षेत्र है और सबसे पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता को ही प्रेसिडेंसी बना था। कलकत्ता जो छोटा सा एक क्षेत्र था और वो भी 2-3 क्षेत्रों को मिला करके बना हुआ था, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी थी सर। इन्होंने क्या किया, इस अधिनियम ने कहा कि भाई जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है इसको मुख्य प्रेसिडेंसी मान लिया जाए और बम्बई को और मद्रास को, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया जाए, इसके अंडर में कर दिया जाए, बंगाल के अंडर में। बंगाल के अंडर में करने का मतलब था कि देखो इस एक्ट के अंदर पहले एक बार इतनी बात क्लियर हो गई ना कि दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल से छोटी मानना, यानी कि बंगाल के अंडर में कर दिया। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर में कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में करने का मतलब बंगाल में जो भी उनका प्रशासन था, जो भी सरकार थी, उसके अंडर में कर दिया। अब ये बंगाल और क्या किया गया, अगली बात सुनो, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया, ये कहा गया, देखिए 1773 का जो एक्ट आया था भारत के अंदर, उससे पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इस कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम गवर्नर बोलते थे। जैसे भारत के अंदर आज राज्यपाल बोला जाता है, राज्यपाल भी मुख्य ही होता है वैसे, लेकिन ये थोड़ी अलग व्यवस्था थी। जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन कर रही थी, उसका जो मुख्य अधिकारी था उसको गवर्नर कहते थे। कब ये कहते थे, 1773 से पहले, 1773 से पहले कहते थे। 1773 का जो एक्ट आया, इसने कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका जो मुख्य अधिकारी होगा उसको अब क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बोला जाएगा। प्यारे बच्चों, ये एक और नया प्रावधान इन्होंने लागू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि अब उसको बोला जाएगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और इस एक्ट ने कहा कि भी गवर्नर जनरल जो है, जो गवर्नर जनरल है आपका बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, उसी के अधीन किसको कर दिया गया, बॉम्बे और मद्रास को। बम्बई और मद्रास, इन दोनों के जो गवर्नर थे, इन दोनों के प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक गवर्नर था बम्बई का भी, और यहाँ भी गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था। वो आप कहोगे सर क्या ये गवर्नर जनरल और गवर्नर अलग अलग चीज़ें हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसका नाम बदल के तो कर दिया गवर्नर जनरल, और बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनका नाम गवर्नर ही छोड़ दिया, और इन्होंने कह दिया कि भाई बंगाल जो है उसके अधीन कर दो बॉम्बे मद्रास को, और बॉम्बे और मद्रास को सिर्फ गवर्नर बोला जाएगा। उसका जो हेड है, जो बम्बई के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो गवर्नर है उसको गवर्नर ही बोलो, इसको भी गवर्नर। और इन दोनों को किसके अंडर में कर दो, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया, और पहला व्यक्ति जिसका नाम बदला गया था वो थे आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल, यानी आपसे एग्जाम में पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में अब विस्तार से इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। तो इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया, इनके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को कर दिया गया सर। अब ये जो गवर्नर जनरल थे ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इनको एक 4 मेंबर 4 सदस्यों की संस्था दे दी गई। इनको 4 सदस्य दे दिए गए कि बोलो ये 4 मेंबर हैं, 4 सदस्य हैं, इनकी सहायता से तुम भारत के अंदर अपना शासन चलाओ। यानी प्यारे बच्चों, गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल प्लस 4 उसके मेंबर सदस्य हैं, एक काउंसिल बन गई है 5 सदस्यों की, जिसमें एक गवर्नर जनरल होता था एक, और 4 अन्य सदस्य होते थे। ये 5 सदस्यों की एक संस्था बन गई। और इस संस्था ने क्या किया, इस संस्था ने एक गवर्नमेंट बनाई,
भारत पर शासन के लिए एक सरकार बना दी, यानी लोगों को इकट्ठा करके सबको पद दे दिए और गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट के द्वारा भारत पर शासन करने लगे। वैसे पूरे भारत पे नहीं था, भारत का मतलब आप समझ जाओ बंगाल के आसपास का क्षेत्र ही है, अभी इनके कंट्रोल में उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बंगाल के आसपास का क्षेत्र है। यानी गवर्नर जनरल अपने 4 सदस्यों की सहायता से एक सरकार बनाकर नियंत्रण करता है। किसके ऊपर नियंत्रण करता है प्यारे बच्चों? ये देखिए मुख्य रूप से बंगाल के ऊपर, और उसी के अंडर में क्या है, बम्बई और मद्रास। यानी कि सर, और ये जो सरकार बनी थी ना, ये गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की, उस समय पे मेन जो वो था वो कहाँ था? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर प्यारे बच्चों, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बोल दो, कुछ भी बोल दो आप इसको, बंगाल के अंदर ही पड़ता है। तो कलकत्ता के अंदर ये सरकार बना दी, उस कलकत्ता के अंदर एक सरकार की स्थापना कर दी, और वो सरकार किसके द्वारा कंट्रोल होती थी? एक गवर्नर जनरल और 4 उसके सदस्य काउंसिल के, उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। इन 5 लोगों की संस्था थी, काउंसिल थी, उसके द्वारा सरकार नियंत्रित होती थी। अब गवर्नर जनरल और साथ में 4 सदस्य। अब कहोगे सर बाकी सरकार क्या बच गई? सरकार क्या होता है भाई, बस वही है कि सदस्यों को काम सौंप दिया कि भी तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, इस प्रकार से एक सरकार बोल दिया, उसको गवर्नमेंट बोल दिया। किसी क्षेत्र को शासन करने वाली गवर्नमेंट ही होती है, हम आज भी कह सकते हैं उसको। तो एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य हैं, इन 5 ने मिलकर के नियंत्रण किया, शासन किया इस कलकत्ता वाले क्षेत्र के अंदर, या कलकत्ता या बंगाल कह सकते हो, इसके आसपास के क्षेत्र पर। ये तो मैंने बता ही दिया कि देखो ये थे कलकत्ता में, कलकत्ता बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंडर में कौन आता था? बॉम्बे और मद्रास। तो इन सारे क्षेत्र पर कुल मिलाकर के कंट्रोल हो गया प्यारे बच्चों, नियंत्रण हो गया किसका? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का। यानी गवर्नर जनरल को शक्तियां प्राप्त हो गई। अब ये 5 लोग मिलकर के कुछ भी नया नियम कानून बना सकते थे। वैसे एक लिमिटेशन भी थी इनके पास कि ये अगर कोई बहुत अलग से नियम कानून बनाए तो इनको परमिशन लेनी पड़ती थी भारत के सेक्रेटरी से, सचिव से, भारत के सचिव से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी। भारत का सचिव जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहीं से सदस्य होता था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन इनको या कुछ परमिशन इनको लेनी पड़ सकती थी जो भी कोई नियम कानून बनाते थे। लेकिन आपको पता है क्या सारी बातों का उनको पता लगेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही हो जाती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शक्तियाँ इनके पास आपकी हो गई थी। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सर इंडिया के अंदर पहली बार लिखित डॉक्यूमेंट भेजे गए शासन करने के लिए, भारत के ऊपर पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू हुआ। बंगाल, बम्बई, मद्रास 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय पे। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के निहित कर दिया, बंगाल के अंडर में कर दिया। बंगाल में क्या था? बंगाल के अंदर जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसी के अंडर में बंगाल के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों को कर दिया। गवर्नर जो था इसकी एक संस्था बना दी, 4 सदस्य और खुद 5 सदस्यों की एक संस्था बन गई जो मिलकर के सरकार चलाती थी अलग अलग स्थानों पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। चलिए इसको मैं एक बार इरेज करता हूं प्यारे बच्चों, और इसको इरेज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इधर से इरेज कर देता हूं जरा एक बार। चलिए आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा प्यारे बच्चों एक और संस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी जिसको हम नाम देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको नाम दिया गया उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्यारे बच्चों 24 मेंबर्स, 24 सदस्य इसके अंदर होते थे, ठीक है। तो 24 सदस्य होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं इस संस्था के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्यारे बच्चों इस संस्था के अंदर 24 सदस्य 24 मेंबर्स थे। और ये संस्था ऐसा नहीं कि भारत के अंदर आकर के बैठी थी या भारत के लोगों के द्वारा थी या कंपनी के लोग इसमें शामिल नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्यक्ति थे इसमें। ब्रिटिश गवर्नमेंट के 24 व्यक्ति, इन सब से मिलाकर के एक संस्था बनाई गई प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि भाई आप जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर निगरानी रखेंगे, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को आप देखेंगे, यानी आप सभी ने कंट्रोल करना है।
इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि हमने जो नियम बनाए हैं, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन नियम के अलावा तो कुछ काम नहीं कर रही है, यानी हम जो नियम बना रहे हैं क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन नियम्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये चीज़ देख रेख करने के लिए प्यारे बच्चों ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक संस्था बनाई इन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम की संस्था बना दी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद सर अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संस्था थी प्यारे बच्चों, इसके अलावा देखिए पहले क्या था, मैंने आपको एक शब्द यूज किया था कि बहुत लूट मचाई अंग्रेजों ने 1773 से पहले, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेयर नहीं कर लिया तब तक बहुत लूट मचाई। लूट कैसे मचाते थे पता है? अब भारतीय लोगों को मजबूर कर देते थे। अब भारतीय व्यक्ति उन मजबूरियों से बचने के लिए इनको गिफ्ट देते थे, अंग्रेजों को गिफ्ट देते थे। अब गिफ्ट का मतलब यही होता है रिश्वत देना, यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। और दूसरी बात, व्यापार करना शुरू कर दिया। पहले पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, अब प्रत्येक व्यक्ति जिसका जहां चलता व्यापार करना शुरू कर देता भारतीयों के साथ, और भारतीयों को मजबूर कर दिया चीज़ों को खरीदने पे या उनका भारतीयों का सामान सस्ते में लेने के लिए। तो ये लूट चल रही थी भारत के अंदर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लग चुका है, तभी तो ये नियम बना के भेजा उन्होंने। अब क्या किया, उन्होंने लगा दिया इसके ऊपर बैन, उन्होंने कर दिया प्रतिबंध। किस चीज़ को प्रतिबंध कर दिया? बोला भाई कोई भी रिश्वत नहीं लेगा। अब अंग्रेजों ने कहा हम रिश्वत थोड़ी ले रहे हैं, हम तो गिफ्ट ले रहे हैं। इन्होंने कहा गिफ्ट भी बंद, गिफ्ट भी नहीं लेगा कोई भी अंग्रेज भारतीयों से, और कोई भी अपना ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी अपना व्यापार नहीं करेगा, यानी पर्सनल कोई व्यापार नहीं करेगा यहाँ पर। तो गिफ्ट लेने व्यापार करने पर रोक लगा दी यहाँ पर। ये भी अच्छा काम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के अंदर। इसके बाद सर एक और काम किया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो गवर्नर जनरल है इससे काम इतना संभल नहीं रहा, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनके अप्रोच नहीं है, या फिर जो अंग्रेज भारत के अंदर बसे हुए थे, जो अंग्रेज भारत के अंदर बसे हुए थे, उन लोगों को अगर गवर्नर जनरल या उसकी संस्था के द्वारा बनाए गए किसी नियम से दिक्कत है, वो सेटिस्फाई नहीं है, या उनको लग रहा है कि उनका अत्याचार हो रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे। उन व्यक्तियों ने लेटर लिख के भेज दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें एक और प्रावधान किया 1774 में। 1774 में प्यारे बच्चों कलकत्ता के अंदर इस जो अधिनियम आया था, इसने किस चीज़ की स्थापना करवा दी? इसने एक सुप्रीम कोर्ट, एक उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट की प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवा दी सर। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट जो था इसका अधिकार कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार, कलकत्ता के अंदर था ये, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सभी जगहों तक इसका क्या था? इसका अधिकार था। यानी सुप्रीम कोर्ट बंगाल के लोगों के लिए, बिहार के, उड़ीसा सभी लोगों के लिए था। अब ऐसा नहीं कि भारतीय लोगों के लिए भी था, भारतीय लोगों के लिए नहीं था ये। मैंने कहा कि अंग्रेज लोग जो रह रहे थे उनको दिक्कतें थी, उनको गवर्नर जनरल या उसकी संस्था से दिक्कतें थी कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो भी अंग्रेज रह रहे थे ना प्यारे बच्चों, उन अंग्रेजों के लिए सुनवाई होती थी इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 1774 में बना था कलकत्ता के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर 3 अदर जज थे, अन्य न्यायाधीश, और एक था चीफ जस्टिस, एक मुख्य जज और 3 अन्य जज थे प्यारे बच्चों। जो मुख्य जज थे ना उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सर एलिजा इम्फे। और जो 3 अन्य जज थे उनके नाम क्या थे? लिमेंस्टर, एक का नाम था चैम्बर्स और एक जज का नाम था हाइड। लिमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइड। तो ये प्यारे बच्चों 3 आपके अदर जस्टिस थे, 3 अन्य जज थे और एक मुख्य जज आपके नियुक्त किए गए थे। तो 3 और 1 4 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनसे मिलकर के बना हुआ था। और मैंने आपको क्षेत्र बता दिया, सब इन क्षेत्रों में अधिकार था, इससे अलग नहीं था। पूरे भारत पे नहीं था, इतने क्षेत्र में, इतने क्षेत्रों में भी जो अंग्रेज रह रहे थे उन्हीं के लिए। ठीक है। अब अंग्रेजों के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति भी आते थे, उनके साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, वो आपको अगले एक्ट में बताऊंगा। तो यहाँ तक मुझे पहले बताओ प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया? ये हमारा पहला एक्ट था 1773 का।
फैक्चुअल तरीके से नहीं हम कर रहे हैं, हम कंसेप्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद भी हों, डायरेक्टली आपको याद हों कि मैंने आपको समझाया क्या। फैक्ट्स तो फिर आपके पास बुक्स में हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, मेरी नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो ऐसे कंसेप्चुअली प्यारे बच्चों हम चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से, छोटे छोटे डाउट आपके नहीं उठेंगे। वो मैं ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा कि जो डाउट छोटे छोटे उठते हैं आपको बुक्स पढ़ते समय, अब वो नहीं आएंगे आपके, ठीक है। सो आज के सेशन को प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मुलाकात होगी आप सभी से अगले सेशन में। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज एक ही एक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे कम से कम भी आपके 10-15 एक्ट हैं प्यारे बच्चों, तो उन सभी को ऐसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।